Hello everyone, welcome to Entire Science. So, in this video, we will talk about our new chapter that is motion along a straight line. अब सबसे पहले ये समझते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं. A body is said to be rest if does not change its position with time with respect to surrounding, that is rest. अगर मैं रेस्ट को बोलता हूं कि रेस्ट क्या है, तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई बॉडी अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी इज एट रेस्ट. सिमिलरली अगर कोई सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मोशन. तो यहां दोनों ही टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता चला, दैट इज सराउंडिंग. अब ये सराउंडिंग होती क्या है? हर चीज की एक सराउंडिंग होती है जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग ये पता करते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रूम में अगर बैठे होते हैं तो हमारी सराउंडिंग रूम के एरिया कंसीडर करते हैं हम लोग के आसपास की जो चीजें हैं. रूम कहां पे है? अर्थ के अंदर. अब अर्थ कहां पे सराउंड कर रहा है, दैट इज रिवॉल्व करता है सन को. सन कहां पे रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. अब मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पेस में है, मतलब कि हर चीज के पास एक सराउंडिंग होती है जिसके रिस्पेक्ट से हमें ये पता चलता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है. फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझते हैं, अगर दो बॉडीज मोशन कर रही हैं, उनको मुझे ये पता करना है कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे कौन सी मोशन पे. तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं मोशन में हूं और रेस्ट वाली बॉडी को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि वो बॉडी रेस्ट पे है एंड इसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूं. सिमिलरली वहां पे अगर दूसरा जो पर्सन है वो जो रेस्ट पे वो मुझे देखेगा तो उसके लिए मैं क्या हूं, मोशन में, बिकॉज वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है बट उसके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं. दैट्स व्हाई ही विल कंसीडर मी एज अ मोशन कंडीशन. अब इससे एक नया कॉन्सेप्ट अराइव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म से इसको हम लोग स्टडी करते हैं इन द फिजिक्स. जनरली ये होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मेड. मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये अपनी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लॉ को फॉलो करता है जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं. बिकॉज न्यूटन ने सबसे पहले ये चीज हमें डिस्कवर करके समझाई थी कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट स्टेट. हमें ये पता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो वो बॉडी मोशन में नहीं आती है रेस्ट से, मतलब वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करती. तो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करूंगा तो यहां पे मुझे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को वहां पे यूज करना होगा. तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज टाइप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन में कंसीडर करके बोला जाए तो क्या होता है? द सिस्टम इज इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिसमें हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रॉपर्ली होल्ड होता है उसको बोला जाता है inertial frame of reference. Second point, any frame of reference that move with a constant velocity relative to its inertial frame is called it itself an inertial frame of reference. अब जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ फॉलो होते हैं प्रॉपरली उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, जिसमें नहीं होते उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है. एग्जांपल लेते हैं इसका. अगर मैं यहाँ पे बस if a bus travels at a constant speed down a straight path then it is a इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर एक बस प्रॉपर स्पीड में कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट मोशन कर रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कॉन्स्टेंटली स्पीड के साथ मोशन करना है. सिमिलरली यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या होगा? अ सिस्टम्स इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होते प्रॉपरली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका एग्जांपल देखते हैं. Consider a person standing on a roof of his house watching a birds flying in the sky. It appears to be its inertial frame of reference, but only when the motion of Earth is not taken into picture. But in practical, we know that Earth from where the observation are made is always revolving around its axis at constant acceleration. Thus, the system becomes non-inertial. हम लोग जैसे किसी भी केस में कंसीडर करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि उसको हम लोग इनर्शियल पढ़ के इनर्शियली मान के स्टडी कर रहे होते हैं. बिकॉज अगर मैं इसको नॉन इनर्शियल मान लूंगा तो वहां पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिसोबे हो जाएगा और हमें उसको स्टडी करने में डिफिकल्टी होगी. तो दैट्स व्हाई हम लोग अर्थ को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम. अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे प्लैनेट के मोशन को गेट करता हूं तो वो मेरे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम के कंसीडरिंग में आ जाता है.
तो हम लोग एक अर्थ को बड़ा सा इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करके वहां पे न्यूटन्स लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके सारे फिनोमेना अंडरस्टैंड करते हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग कंसिडरेशन यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया है कि एक इंसान रूफ पे खड़ा है हाउस पे और वो एक बर्ड को वॉच कर रहा है फ्लाई करते हुए, तो उसके लिए क्या होगा, जो बर्ड है वो मोशन में होगी बिकॉज उसके सराउंडिंग के टर्म्स में बर्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बट अगर मैं एक्चुअल में बोलूं तो वो बर्ड मोशन तो कर रही है पर बर्ड के साथ साथ अर्थ भी तो अपने एक्सेस पे रोटेट होती है। अगर मैं अर्थ के एक्सेस को नेग्लेजिबल करके स्टडी करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि बर्ड इज इन मोशन। बट अगर मैं अर्थ के मोशन को भी कंसीडर उसमें कर लूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि वो दोनों ही मोशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मी। तो मेरी पोजीशन तो चेंज हो रही है अर्थ के रिस्पेक्ट के साथ और उसी के साथ बर्ड की भी अपनी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में जिसमें दोनों ही बॉडी मोशन में है और स्टडी करना है हमें, तो वहां पे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम लोग ये समझते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जो रेस्ट और मोशन की वजह से अराइज होती हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, दैट आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है इट्स लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। दोनों ही इजी सी डेफिनेशंस हैं। अगर मैं बोलता हूं कि एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम में, उसको डिस्टेंस बोलूंगा। सिमिलरली वहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट में, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ फॉलो बाय ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कंसीडर की जा सकती है एज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इट कैन बी, डिस्टेंस जो हो सकता है वो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर इन स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू के लिए इतना बता दूं, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड एक और लाइन उसमें ऐड करूंगा, व्हिच ओबे द लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में स्टडी करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन है उसकी और इनिशियल पोजीशन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जीरो, बट उसका जो डिस्टेंस आएगा सर्कुलर के लिए वो आएगा हमारे पास 2πr। ये टर्म याद रखना बिकॉज ये यूज होने वाला है आगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जनरली हम लोग ग्राफ्स को ही कंसीडर करके स्टडी करेंगे, तो सारे जो ग्राफ हैं इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट समझा और उसको अंडरस्टैंड किया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर याद करने के रिस्पेक्ट में बोलूं तो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो है इसकी वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पाथ्स, और बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द फाइनल और द इनिशियल। अब केस 1 में हमारे पास जो पहला ग्राफ है दैट इज, अब टाइम की डेफिनेशन हमें नहीं पता। टाइम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो टाइम इज नॉट डिफाइनेबल। टाइम को हम लोग अपनी कंडीशन के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो टाइम की यहाँ डेरिवेशन या डेफिनेशन की नीड नहीं है हमें। पहले केस में देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी का मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, और वी कैन से दैट ये रेस्ट कंडीशन में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास स्ट्रेट बनेगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और यहाँ पे देखो टाइम के साथ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज नहीं हो रही है, और दैट इज कंसीडर एज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसके टाइम के साथ वेरिएशन भी गेट नहीं होगा, पर यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम यहाँ पे इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, भले वो ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो या स्टेशनरी हो या मोशन में ना हो, बिकॉज टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। पर हम लोग किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उसकी पोजीशन जो वेरी होती है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम तो एक पैरामीटर है ये समझने के लिए कि दो इवेंट्स में कितना गैप है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बोलता हूं तो क्या होगा, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है
जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। अगर यहाँ पे ग्राफ में देखो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है, दैट इज वो टाइम के साथ इक्वली बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो कंसीडर कर रहा हूँ टाइम, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। देन आई एम कंसीडरिंग 1 एज अ टाइम एंड टेकिंग डिस्प्लेसमेंट एज अ 10। अब जैसे ही टाइम 2 हो रहा है वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 20 हो रहा है, 3 पे 30 एंड 4 पे 40 एंड सो ऑन। इससे क्या पता चलता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका ग्राफ लीनियर बनता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड केस में हमें यहाँ क्या समझना है, जब वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी, वेरिएबल का मतलब कि जब वो वेरी कर रही होगी तो वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा। तो इस ग्राफ में देखो कि पहले टाइम पे तो हम लोगों ने जीरो कंसीडर किया, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही जीरो हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम डी तक ठीक था। फिर डी के बाद हमारे पास वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया, वी के बाद टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो नॉन लीनियर बन रहा है। नॉन लीनियर मतलब कि कर्व लाइक अ स्ट्रक्चर। तो कर्व लाइक अ स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद अ मेथड। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देखो। तो अगर मैं टाइम के पैरामीटर्स को लिख लेता हूं, दैट इज 0 2 5 6, और डिस्प्लेसमेंट के पैरामीटर्स को मैंने लिखा है 0 10 30 47। तो ग्राफ की रीडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, बट जब टाइम 2 हुआ तो टाइम डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, बट सर्टेन टाइम बाद 5 पे जब हमारा टाइम हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल पे मतलब कि 30 हो गया, और 6 पे कितना हुआ 47। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रहा है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर टाइम 5 सेकेंड पे ऑब्टेन करेंगे तो हम लोगों की s की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 30। तो ग्राफ के पैरामीटर से यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम लिया है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 30 मीटर। अब यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री की मदद से इसको ये समझाता हूं तो स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बीडी। तो स्लोप यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बीडी का निकालूंगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, दैट विल बी बीसी, दैट इज ये, एंड हमारे पास दूसरा क्या होगा, दैट इज सीडी। इसको कंसीडर करेंगे तो वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, दैट इज 50 माइनस 10 अपॉन 7 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40 अपॉन 4, और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अगर मैंने टाइम, दैट इज टाइम ऑफ अ बॉडी t इक्वल टू 5 और s इक्वल टू 30 इज 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। इससे हमें क्या पता चल गया कि वेलोसिटी वहां पे कितनी आ रही है जब हमारे पास टाइम 5 था और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 30 मीटर था। तो इस केस में याद रखना कि हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी को। तो इस मेथड से वेरिएबल वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है, द स्लोप ऑफ द कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो द वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब ये तो ग्राफ से समझ में आ भी रहा है और हम लोगों ने कैलकुलेट करके भी देखा। तो हर जगह जहां पे हमारे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है तो इससे इंडिकेशन क्या मिल रहा है हमें कि वेलोसिटी भी हमारे पास हर पॉइंट पे डिफरेंट आने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी को कंसीडर करके अगर मैं बताता हूं कि क्या होता है, तो स्पीड जनरली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। तो 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर वहां पे डायरेक्शन कंसीडर कर दी जाए और एक सेकंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर अप करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, whereas velocity is considered as a vector quantity. Similarly, speed of a moving body is always positive. स्पीड हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है और वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अब स्पीड का फॉर्मूला गेट करते हैं, बिकॉज ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस और टाइम को भी एज अ सब्जेक्ट निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। वेरिएशन जो होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड को हम लोग डिफरेंट फिनोमिना में जब स्टडी करते हैं तो वो वेरी करता है। तो पहला यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस
ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला जा सकता है। इंस्टेनियस स्पीड का मतलब होता है इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम इज कंसीडर्ड एज द इंस्टेनियस स्पीड, मतलब हर इंस्टेंट पे उसका टाइम अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेनियस स्पीड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक चीज नोटिस करना कि वेलोसिटी जब मैं कंसीडर कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा है, वेयर एज जब इसमें स्पीड कंसीडर करूंगा तो मैं लूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लोग वेक्टर के टर्म्स ही यूज करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको हम लोग यूज करेंगे अभी ग्राफ में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये कुछ इसी तरीके का कि जब भी हम लोग मैथ्स में एवरेज निकालते हैं तो वैल्यूज को अरेंज करके उसकी एवरेज वैल्यू गेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है और इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा क्या है ये भी नोट कर लो, डेल्टा का मतलब इसको डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा होता है स्मॉल चेंज, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके ग्राफ समझते हैं। इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उससे पहले एक और चीज, इंस्टेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है अगर मैं if we keep on reducing the time period then the above formula we get the velocity object at any instant and time is called instantaneous velocity। मतलब किसी इंस्टेंट का अगर मैं वेलोसिटी गेट करना चाहता हूं पर्टिकुलर टाइम पे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेनियस वेलोसिटी। अब इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी करता है बिकॉज v इक्वल टू लिम अपॉन लिम, यहाँ पे लिमिट को बोलते हैं डेल्टा टी। जहां पे अगर मैं कंसीडर करूंगा 0 तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को हम लोग एक नई टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या होता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कि अभी फिजिक्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होने वाले हैं वो क्या होते हैं। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो जो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक मैथ्स का टॉपिक होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो दैट इज वी विल यूज इन दिस टॉपिक्स, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अभी ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी फॉर द यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होगी वेलोसिटी तो हमारे पास ग्राफ कैसे कंसीडर होगा, तो यहाँ पे देखो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो रहा है दैट इज वहां पे हमारे पास टाइम और वेलोसिटी में जो ग्राफ है वो स्ट्रेटली क्रिएट हो रहा है। तो पहला ग्राफ हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन ईच सेकेंड। अगर एक सेकेंड में हमारे पास वो वेरी करेगा तो कितना आएगा। यहाँ पे देखो लीनियर ग्राफ बना है, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंसीडर किया तो वहां पे स्ट्रेट जो लीनियर ग्राफ बन रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज कंसीडर हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वो बन रहा है लीनियर, दैट इज अगर मैं यहाँ पे 0 कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना है 0। आफ्टर दैट मैं 1 टाइम को कंसीडर कर रहा हूं तो वेलोसिटी भी 1 10 जा रही है, फिर 2 पे 20, 3 पे 30 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हमारे पास लीनियर वो ग्राफ कंसीडर कर रहा है। इससे हम लोग वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो गिवन हमारे पास टर्म दिया हुआ है टाइम का दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, वेलोसिटी का भी टाइम उसी के हिसाब से हमें वेरी कर रहा है दैट इज 0 से 0 पे दोनों वैल्यू 0 है, 10 1 पे ये 10 है, फिर 2 पे 20, 3 पे 30, मतलब इक्वली ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं बाय यूजिंग द ग्राफ तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ट्रेवल बाय द बॉडी इन 8 सेकंड। तो मैं लास्ट वाले के कंसीडर कर रहा हूं दैट इज 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमें टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OPQ। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OPQ को निकाल लेंगे तो ये बनेगा दैट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, जिससे हम लोग एरिया निकालते हैं। That will become half OQ into OQP एंड ये बन जाएगा हमारे पास OQ की वैल्यू, यहाँ पे चेक कर लो OQ की वैल्यू जो हमें दी गई है that is 8 सेकेंड टोटल जो हमें टाइम दिया हुआ है, और टोटल जो हमें वैल्यू दी गई है OP की वो हमें 80 मीटर सेकेंड इनवर्स दी गई है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 320 मीटर। अब यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे ये यूज करेंगे तो यहाँ पे v माइनस यूटी, v हमारे पास क्या दिया हुआ है दैट इज फाइनल
वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 80, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो इसको यूज कर लेंगे, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80 और इनिशियल वेलोसिटी है 0, डिवाइड कर लो टाइम से, टाइम स्टार्ट कहां से हुआ है 0 से, तो उसका इनिशियल टाइम हो जाएगा, और फाइनल टाइम कितना है, दैट इज 8, तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 10 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस चीज से हमें क्या, ग्राफ से हमें दो टर्म्स मिले, पहला डिस्टेंस और दूसरा एक्सेलरेशन। अब तीसरे केस में क्या है, व्हेन अ बॉडी इज फ्री फॉल एंड राइज ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी एक नीचे फ्री फॉल के टर्म्स में गिर रही है और तीसरा जब वो राइज हो रही है, तो उसके लिए ग्राफ पहले देखो, 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, मतलब कि हमारे पास डाउनवर्ड मोशन गेट कर रहा है। अब डाउनवर्ड मोशन के बाद इस ग्राफ में एक वेरिएशन आ रहा है, अब डाउनवर्ड के बाद वो बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड मोशन भी कर रही है, तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी और नीचे गिरने के बाद फिर से अपराइज करेगी, तो वहां पे हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से कंसीडर करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है क्योंकि इसमें दो मोशंस को कंसीडर किया गया, पहला डाउनवर्ड मोशन एंड सेकंड इज अपवर्ड मोशन, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ के ग्राफ के हेल्प से हम लोग कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, तो मैंने एक्सेलरेशन के पीछे फॉर्मूला बताया, दैट इज a इक्वल टू v माइनस यूटी, तो उसको फिर से लिख लो, a इक्वल टू v माइनस यूटी। अब यहाँ पे यूज करेंगे v की वैल्यू जो मैक्सिमम गई है वो गई है हमारे पास 50, और u की वैल्यू जो स्टार्टिंग में है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 0। अब टाइम हमारे पास जो कंप्लीटली इस पे दिया हुआ इंस्टेंट पे कितना है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमें पता चल रहा है एक्सेलरेशन फॉर द पार्ट ए बी, तो पार्ट ए बी का एक्सेलरेशन इतना है। सिमिलरली अगर मैं पार्ट सी डी का निकालूं तो वहां पे सी डी में टर्म्स में रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन जनरली एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वही सेम बॉडी अगर नीचे से ऊपर फेंकी जाए ग्रेविटी के प्रेजेंस में तो उसको रिटार्डेशन कंसीडर किया जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को तुम रिटार्डेशन याद कर सकते हो। अब रिटार्डेशन में यहाँ पे देखो CD के लिए कितना जा रहा है, तो CD के लिए जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम वही, तो यहाँ पे यूज कर लो v माइनस यू अपॉन टी, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, दैट इज 10 मीटर सेकंड इनवर्स। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहता हूँ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लो। पहला ट्रायंगल क्या है ABE और दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरे पास CDE। तो ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CD दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। फॉर्मूला अप्लाई कर लो ट्रायंगल का, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हमारे पास 5 सेकंड दिया हुआ है और हाइट हमारे पास 50। सिमिलरली इसके लिए भी इतना है 5 सेकंड एंड 50। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 250 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा 0, सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, बिकॉज किसी भी चीज का अगर इनिशियल और फाइनल सेम होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ अ वीडियो में स्टार्ट में बताया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगी, दैट वाई डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इस केस में भी हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है दोनों ही सेम है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 होगा, कितने पे 10 सेकंड के ऊपर। तो 10 सेकंड पे अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना देगा, हमें 0 देगा। अब नेक्स्ट समझते हैं एक्सेलरेशन के लिए, और उसके ग्राफ को फिर एक्सप्लेन गेट करेंगे कि उसके ग्राफ कैसे होते हैं। पहला एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अ चेंज इन वेलोसिटी रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ पुश और पुल, दैट इज फोर्स। तो याद रखना जो वेलोसिटी होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चेंज, और चेंज हमेशा फोर्स के थ्रू आता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट में यूज होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम पे जितना चेंज वेलोसिटी कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे मैं बोलूंगा वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट इज इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ जीरो। अगर मैं यहाँ पे लिमिट के टर्म्स में इसको लेके चलता हूं तो कितना आएगा, ए लिमिट
टी स्टार्टिंग में टाइम हमेशा जीरो रहता है और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डीवी अपॉन dt से। ये डीवी अपॉन dt हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इन नेक्स्ट वीडियो। तो बिफोर दैट अंडरस्टैंड करते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि किसी एक सर्टेन टाइम पे कितना एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडरस्टैंड करते हैं। पहला ग्राफ दैट इज फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बनता है तो क्या बनेगा, तो टाइम हमारे पास ये और ये एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ग्राफ देखो हमारे पास लीनियर कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है। तो ये पहला हमारा ग्राफ क्या है, कांस्टेंट टाइप, तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड केस में व्हेन ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं उसको, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंटली मूव करेगी तो उसका ग्राफ जो बनेगा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा या स्ट्रेट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट ग्राफ इसका क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट तीसरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड करेगी तो एक्सेलरेशन हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर करते हैं और रिटार्डेशन हम लोग नीचे कंसीडर करते हैं। तो देखो नेगेटिव में जब वैल्यू जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नेगेटिव या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ग्रेविटी के टर्म्स में अगर एक्सेलरेशन को स्टडी किया जाए तो क्या होता है, क्योंकि हमेशा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे एक फिनोमेना अराइज होता है एक्सेलरेशन के टर्म में। तो उसको स्टडी करने के लिए ग्राफ क्या होते हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज 9.8। तो ग्रेविटी में हमेशा बॉडी 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2 के टर्म्स में ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हुए नीचे गिरती है। और उसको मैं अगर इनवर्स कंप्लीटली लिख दूं दैट इज राउंड ऑफ करके तो 10 मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। और रिटार्डेशन के लिए भी वैल्यू उतनी ही होगी। तो अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो यूनिफॉर्मली वो नीचे जो एक्सेलरेशन करके आएगा तो वो उतना आएगा दैट इज 9.8। और सिमिलरली अगर नीचे से ऊपर वो बॉडी जाएगी तो उस पे जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी अप्लाइड करेगी जिसको हम लोग रिटार्डेशन टर्म बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स होगा। अब इससे ग्राफ जो है अराइज होगा पहला दैट इज एक्सेलरेशन टाइम फ्रॉम द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट है और इसी रीजन से हमारे ग्राफ में देखो टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह इक्वली है। 1 पे हमारे पास 10, देन हर जगह यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह क्या है 10 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्रेविटी बॉडी पे इक्वली कॉन्स्टेंटली अप्लाई होती है दैट इज 10 मीटर सेकंड इनवर्स टू। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द फीलिंग फ्रॉम बॉडी। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में देखोगे तो वेलोसिटी हर जगह पॉइंट पे क्या होती रहती है, चेंज होती है, क्योंकि जैसे ही हाइट उसकी वेरी करती है वेलोसिटी में भी वेरिएशन आता है ड्यू टू विच हमारे पास इस ग्राफ में लीनियरिटी बनी हुई है, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो 10 मीटर सेकंड इनवर्स के टर्म्स में अप्लाई होगा उस बॉडी पे और वो नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगी। इस वजह से यहाँ पे जो ग्राफ है वो लीनियर बना हुआ है। लास्ट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा मैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट उसका हर वेरिएशन में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है और ये इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, पहले 1 2 3 एंड ये इंक्रीज होता जा रहा है दैट इज द लीनियर ग्राफ। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए बनता है वो लीनियर कंसीडर किया जाता है। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।